आप सभी फुटबॉल प्रमोटर्स को नमस्कार। अब तक हमने पिछले वीडियोस में क्या फुटबॉल के प्रिंसिपल्स होने चाहिए डेवलप करने के लिए कंट्री में, वो डिस्कस किया अब तक हमने। जैसे पहला प्रिंसिपल हमने किया था, सॉकर इज फॉर सोसाइटी, नॉट सोसाइटी इज फॉर सॉकर, मतलब सोसाइटी को ध्यान में रख के हमने काम करना है सारा। सेकंड था कैच देम यंग, जितना जल्दी इसकी ट्रेनिंग शुरू करें अच्छा है, और वो भी ज़्यादा, क्वालिटी कम्स आउट ऑफ क्वांटिटी। फिर हमने टैलेंट स्काउटिंग का डिस्कस किया था कि टैलेंट स्काउट कैसे करेगा स्काउट, उसको अपने सब्जेक्टिव जजमेंट को ऑब्जेक्टिफाई करना है, और फिर कितने तरीके से वो डिफरेंट वेज ऑफ सिलेक्शन हो सकते हैं अपनी रेजिडेंशियल एकेडमी के लिए, अपनी एकेडमी के लिए, उसका था कि कितने तरीके से हो सकता है। लास्ट हमने किया था कि कोच, व्हाट इज कोच, क्योंकि ये सब अभी एडमिनिस्ट्रेटिव कोच की बारी आ गई, तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि उसकी अपनी कोई, मतलब ही इज एन आइडियल, सब उसको एक आइडियलिज्म, तो इसलिए उसकी अपनी प्राइवेट लाइफ कुछ नहीं है, ऑलवेज ही इज 24 आवर्स का, उसने हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं एज ग्रुप ट्रेनिंग की। जैसे स्कूलों में सिलेबस होता है, फिर 5वीं क्लास का अलग, छठी 11वीं का अलग, इसी तरह ही क्योंकि एज डिफर करती है, जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है हम डिफिकल्ट बनाते जाते हैं। इसी तरह फुटबॉल में भी उसका एक बच्चे के ग्रोथ के ऊपर, लर्निंग कैपेसिटीज के ऊपर एक कंटेंट है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। पहले तो ये कि हमें जल्दी कैच देम यंग क्यों करना है, उसको हमें समझना होगा। इसमें एक हमें हर एक बच्चे का ग्रोथ पैटर्न होता है, एक जैसा ही होता है, वो डिफरेंट स्टेजेस, वो सभी किसी के 1 साल पहले, किसी के 1 साल बाद आती है। ये पूरा लिटरेचर आपके पीडीएफ में है, आप घबराइए नहीं, तो उसमें आप देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसको एक ग्राफ है, पूरी दुनिया उसको मानती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो एकदम जल्दी, दिन भी दिन वो ग्रो करता है। इसमें नंबर ऑफ ईयर्स हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में, और ऊपर ग्रोथ है, कितना % ग्रो कर रहा है वो। तो हम देखते हैं कि 2 साल तक आते आते, पहले बहुत ग्रो कर रहा था, 2 साल आते आते वो स्टेबल सा हो जाता है, ग्रो तो कर रहा है लेकिन रेट ऑफ ग्रोथ उसकी कम हो जाती है। इस तरह फिर जो एक 8 साल से 12 के बीच में और भी उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, हाइट वगैरह बढ़नी कम हो जाती है। फिर उसके बाद 12 के बाद जब उसको देखते हैं, ग्राफ एकदम ऊपर जा रहा है, मतलब दिनों दिन बढ़ जाता है, वो इसको एडोलेसेंट स्पर्ट बोलते हैं। इसमें बच्चे को मूछ दाढ़ी निकलने शुरू हो जाती है, हाइट भी बहुत बढ़ जाती है, मतलब हम फुटबॉल के साथ पहले 4 नंबर शूज था तो 5 नंबर हो जाएगा, तो लाइक दिस। और फिर उसके बाद वो स्टेबल हो जाती है, 16 साल के बाद फिर ग्रोथ तो है लेकिन कम है। तो एक ये पैटर्न है, इस पैटर्न को देखते हुए ही हम अपने, और पूरा एजुकेशन सिस्टम इसी पैटर्न पर है, और इसी को देखते हुए हम अपने कॉन्टेंट्स अपने बनाएंगे। इसमें जो मेंटल तो है ही है, फिजिकल जो एबिलिटीज़ हैं इस पर हमने ध्यान देना है, क्योंकि स्पोर्ट्स में तो चाहिए हमें। तो रिसर्च रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो स्पीड एबिलिटीज़ हैं, जो 5 स्टिच फाइबर्स हैं, ये इसमें एक्सपोजर स्पीड एबिलिटीज़ का होना चाहिए। 5 स्टिच फाइबर्स बन रही हैं, बेटर कैपिलराइजेशन है, जो मोटर यूनिट्स डेवलप हो रही है, उसका कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप हो रहा है। तो अगर इसमें हम उसको ज़्यादातर स्पीड एबिलिटीज़ के ऊपर काम कराएंगे तो वो भविष्य के लिए बहुत ठीक रहेगा, फिर वो ही विल बी क्विक थ्रू आउट हिज लाइफ, ऐसा इसमें माना जाता है। इसमें जब हम कई बार देखते हैं कि हमारे प्लेयर स्लो हैं, वो इसलिए स्लो होते हैं कि इस अर्ली एज का मतलब है 8 साल से कम वालों का, ये सारी एबिलिटीज हमें चाहिए। मुझे ध्यान आ रहा है कि ओलंपिक इवेंट जब हो रहे थे पीछे से, एक वेट लिफ्टर था, वेट लिफ्टर ने गोल्ड मेडल तो जीत लिया था, फिर उसको चांस मिलता है कि भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, ओलंपिक रिकॉर्ड आप एक और ट्राई करते हैं, तो उसने वो ओलंपिक रिकॉर्ड भी नया एस्टेब्लिश कर दिया। इतना खुश हुआ, उसके बाद उसने, वेट लिफ्टर ने बैक फ्लिक मार दिया खुशी में। एक वेट लिफ्टर बैक फ्लिक मार रहा है, इतना स्टिफ होते हैं वो तो। इसका मतलब है कि उसकी जो
बचपन की जो ट्रेनिंग थी वो बहुत क्लास थी, तब से उसको मेंटेन किया हुआ है। सो ये जो अर्ली चाइल्डहुड की जो ट्रेनिंग है ये एसेंशियली रिफ्लेक्ट करती है फ्यूचर में, तो इसीलिए इसको जरूरी होता है। फिर हमें एक पता है कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक होती है एज ऑफ टॉप परफॉर्मेंस। अर्ली ट्रेनिंग तो शुरू कर दी, लेकिन उसको कब तक कंटिन्यू करना है? जैसे हमने पीछे देखा था कि जो टेक्निकल डोमिनेटेड स्पोर्ट्स हैं, जैसे जिम्नास्टिक्स है और स्विमिंग में है, डाइविंग, 17-18 साल में चैंपियन हो जाता है। लेकिन फुटबॉल है, ज़्यादा टेक्टिकल गेम है, तो इससे 23 से 25 के बीच में वो टॉप परफॉर्मेंस अपनी दे पाता है। बायोलॉजिकल सिस्टम पूरा ह्यूमन रेस का ऐसा है, तो इसलिए हमने उसको 15 से 20 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम बना के चलना होता है अगर आपको एक अच्छा प्लेयर पैदा करना है तो इसीलिए भी उसको अब उतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम होगा, उसके कंटेंट्स होंगे, कैसे होंगे, इसके ऊपर अब हम, इसीलिए भी ये जरूरी हो जाता है कि उसको ग्रोथ के हिसाब से उसको अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाए। और इसमें हमें ये भी देखना है कि एक्सेलेंस कैसे आती है। टैलेंट तो है, प्लस एटीट्यूड प्लस पैशन, ये तीन चीज मिलकर उसको एक्सेलेंस कराती हैं। और ये हमको मेंटेन करना है थ्रू आउट, जब तक उसकी ट्रेनिंग हमारे पास है वो है। टैलेंट है तब तो हमारे पास है ही है, उसका एटीट्यूड भी मेंटेन रखना और पैशन, तो हमारी सारी ट्रेनिंग इसके राउंड रहेगी। तो अगर हम अब ट्रेनिंग कार्यक्रम की बात करें तो इसमें हम लोग इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बना के हम 4-4 साल में डिवाइड करते हैं। हम पहला अप टू 8 ईयर्स करते हैं, मतलब जब भी जो 8 साल तक के जो बच्चे हैं उनको हम बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन, पीरियड का नाम दे देते हैं 8 ईयर्स। 8 to 12 ईयर्स ग्राउंड वर्क, 12 to 16 ईयर ऑफ परफॉर्मेंस, और 16 ईयर्स एंड अबव ईयर ऑफ टॉप परफॉर्मेंस हम बोलते हैं। ये सब आपका पीडीएफ में है। अब बात करते हैं अप टू 8 ईयर्स की एक्लेमेटाइजेशन। एक्लेमेटाइजेशन का यहाँ मतलब है कि उसको फुटबॉल के बारे में एडजस्टमेंट करना है उसको। इससे पहले हम ये देखें कि वो बच्चा खेलने क्यों आ रहा है, किस उम्मीद से आ रहा है, उसके कुछ नोशंस हैं अपने। वो या तो अपने हीरो की नकल करने आ रहा है, अपने टीवी में देख के फुटबॉल खेलना चाहता है और एंजॉय करना चाहता है। तो हमें उसका यहाँ पर एंजॉयमेंट इज द मेन फोकस यहाँ हमारा होना चाहिए। तो उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, स्मॉल ग्रुप्स में उसको डिवाइड करिए, 3 versus 3, 4 versus 4, ताकि इजीली सुपरवाइज करें। उनको हमने एक ओपन स्पेस देना है, जो जहाँ ओपन स्पेस, जहाँ अपने आप, इसको बोलते हैं मोमेंट एक्सप्लोरेशन। लेट हिम डू इज मोमेंट एक्सप्लोरेशन, एंजॉयमेंट करके छोटे छोटे गेम्स को उनको खिलाते रहिए। कंडीशनिंग में इसको क्या है, ऑल बैलेंसिंग, जंपिंग, रोलिंग एक्सरसाइजेस, जो कोई स्पेसिफिक नहीं, ऐसे जिसको वो एंजॉय करता है वो हमें, वो कंडीशनिंग उसका है। मुझे इस उम्र में एक बड़ा किस्सा याद आ रहा है कि मैं जब पटियाला में ही था तो कुछ कारणों से केवीएस स्कूल में मेरी पोस्टिंग हो गई थी 1 साल के लिए। तो जो मोमेंट एक्सप्लोरेशन में मेरे को ध्यान आ रहा है, तो वहाँ पर आखिर में दिनों में मैंने 4th 5वीं के क्लास के मिला के 4 टीमें बनाई थी और उनके मैच कराए थे, अच्छे ग्राउंड वगैरह बना के। बड़े जोश में थे बच्चे, क्योंकि उनको कोई खिलाता ही नहीं था, तो सब बड़े बच्चों को ही खिलाते थे। तो मुझे याद है अब तक, तो बस उनको मैंने यही बताया भी इकट्ठे नहीं होना है, गोल होता है जब पास आता है, किक मारोगे गोल होगा। तो ये मतलब कोई 2-1 हफ्ते की ट्रेनिंग थी, दैट्स ऑल, चारों टीमों को। तो मुझे अब तक याद है, एक बच्चा जैसे ही क्रॉस आया, उससे बॉल मिस हुई, तो उस बॉल पीछे आई उसने बैक बॉल ही मार दी। सारे खुश हो गए, सर आपने क्या सिखाया क्या सिखाया। मन मन में सोच रहा हूँ मैंने तो कुछ सिखाया ही नहीं था अभी इसको। तो वो अपने आप दे एक्सप्लोर देयर ओन मूवमेंट, बस हमें एक मौका देना है उसको। तो उस कंपटीशन में एक हमने मौका क्रिएट करा एंड ही शोज हिज वर्थ। तो इस ग्रुप को एंजॉयमेंट इज द मेन, स्मॉल साइड, और गिव हिम सेफ्टी इज द बेस्ट थिंग इनटू दैट। और कंडीशनिंग में उसको बैलेंसिंग, जंपिंग, रोलिंग एक्सरसाइजेस कराते रहिए, तो ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट में 8 to 12 ईयर्स, ग्राउंड वर्क। ये गोल्डन एज ऑफ लर्निंग बोला जाता है। इसमें कॉन्शियस लर्निंग बच्चे की स्टार्ट हो जाती है। ही स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन पूछता है,
और बहुत स्टेबल होता है। आप ग्राफ में देखेंगे उसका ग्रोथ जो रेट है वो काफी स्लो डाउन हो जाता है इसमें। इसलिए ये बहुत गोल्डन एज है इसको सिखाने की। इसमें जितनी जनरल टैक्टिक्स हैं सारी उसको सिखाइए, ऑल टेक्निक्स उसको सिखाइए, गेम सिचुएशन में सिखाइए। यहाँ मैथमेटिकल अप्रोच ले आइए। जो हम पहले वाले थे एक्लेमेटाइजेशन में, वहाँ ज्यादा मैथमेटिकल नहीं होना, ज्यादा मैथमेटिकल हो गए तो वो भाग जाएगा, एंजॉयमेंट उसका हट जाएगा। यहाँ पर उसको लाइन बनाइए, पुष्पा, जो भी टेक्निक है उसको सिखाइए गेम सिचुएशन में, बहुत सीखेगा वो। ईगर है, बैलेंस्ड है, मेंटली बहुत बैलेंस्ड है। ये तो गेम का। अब बारी आती है कि फिटनेस के बारे में, जिसको हम बोलते हैं क्या है। वही जैसे हमने कहा था अर्ली एज में स्पीड एबिलिटीज बहुत मायने रखती हैं, तो यहाँ पर स्पीड में उसको जब हम आगे डिस्कस करेंगे मोटर एबिलिटीज की फिटनेस के ऊपर डिटेल में करेंगे। यहाँ रखिए स्पीड में रिएक्शन टाइम, स्पीड ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट फ्रिक्वेंसी, 3 चीजें हमने इसमें रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। रिएक्शन टाइम वो है जिसको देख के वो रिएक्ट करता है। स्पीड ऑफ मूवमेंट जैसे हम ड्रिबलिंग करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह 4 से 5 गज उसने अपनी जाना है, पोजीशन लेना है, डिफेंसिव पोजीशन लेनी है, अटैकिंग पोजीशन लेनी है। दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ मूवमेंट। और मूवमेंट फ्रिक्वेंसी, मूवमेंट फ्रिक्वेंसी से यहाँ मतलब है, मान लीजिए 30 मीटर कोई बच्चा दौड़ता है, कोई एथलीट है, तो वो हो सकता है 30 मीटर में 30 कदम नापे। फुटबॉल हो सकता है 35-40 ले, उसकी ज्यादा होनी चाहिए मूवमेंट फ्रिक्वेंसी। जैसे हम लोग स्टेज वगैरह कराते हैं तो मूवमेंट की फ्रिक्वेंसी बढ़ानी है, स्पीड ऑफ मूवमेंट करना, रिएक्शन टाइम। ये एक्सरसाइज स्पीड में, वो 100 मीटर वाली स्पीड नहीं चाहिए इसमें, छोटे छोटे 10-10, 20-20 मीटर के वो चाहिए। इंडोरेंस जो वॉल्यूम है, जो ट्रेनिंग है 1.5-2 घंटे का, वो बहुत होता है। अलग से उसके चक्कर मत कटवाइए इसमें कि भाई दौड़ो ना, वो नहीं होता है इसमें, इस एज में। फ्लेक्सिबिलिटी मोस्ट फेवरेबल है, बहुत ध्यान दीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी उसको बढ़ाना है, आगे बहुत काम आएगा। और कंपटीशन हफ्ते में 2 भी कर सकते हैं। जब 8 वाला था उसको तो हफ्ते में 1 बार करते हैं, इसमें वीक में 2 बार भी कर सकते हैं। ग्राउंड मेजरमेंट्स वगैरह हमने पीडीएफ में दे रखे हैं, वो अपना अपना जो लेवल होता है बच्चे का, अपने ग्रुप का, वो आप कर सकते हैं। सो हार्ड एंड फास्ट। नेक्स्ट आता है 12 to 16 ईयर्स, जो हम बोलते हैं ईयर ऑफ परफॉर्मेंस। ये एडोलेसेंट पीरियड स्टार्ट हो जाता है, इसमें उसकी हाइट बड़ी बढ़ने लग जाती है हमेशा, तो उसको रीएडजस्टमेंट चाहिए होता है। और जब ग्राउंड वर्क से इसमें आता है तो आपके पास ऐसे बच्चे होंगे जो आपको 2 ग्रुप में बांटने पड़ेंगे, एक अपर कैटेगरी, एक लोअर कैटेगरी में। तो अपर कैटेगरी में जो अच्छे बच्चे हैं उनको नहीं बताइए, लेकिन आपको अपने तरफ से उनको अपर कैटेगरी, लोअर कैटेगरी में बांटना चाहिए। और जो अपर कैटेगरी वाले हैं उनको सीनियर्स को ऊपर खिलाना आपको पड़ेगा। और प्रैक्टिस सारी जो 8 to 12 में कराया था उसी को अब इंक्रीज टेम्पो से कराइए, मतलब जिसमें स्पीड ज्यादा हो, ज्यादा गेम लाइक सिचुएशन में उसको आपको इसमें करानी पड़ेगी। और इसमें मोटर एबिलिटीज में आते हैं तो इसमें हमने पहली उसमें स्ट्रेंथ नहीं कराई थी ज्यादा, यहाँ पर स्ट्रेंथ कराएंगे हम, जो स्ट्रेंथ एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ मीन्स जितने जंपिंग एक्शंस हैं तो वो सारे ऑन बॉडी वेट एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इसमें हमारे जितने हॉप एक्शंस हैं 1 लाख 2 लाख वो सारे इसमें आएंगे। और दूसरा है स्ट्रेंथ इंडोरेंस। स्ट्रेंथ इंडोरेंस जैसे नंबर ऑफ रेपिटेशंस ज्यादा करता है, सिटअप्स हैं, प्रेस अप्स हैं, बर्पी जंप्स हैं, तो इसमें वो ज्यादा रेपिटेशन करे, 30 करे, फिर ज्यादा हो गया तो 30, 2 सेट्स करे 30 के, लाइक दैट। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो हम बोलते हैं वो डायरेक्टली हमने इसमें कुछ जोर नहीं देना है, तो हमें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस पर इस पर ध्यान देना है। स्पीड में फिर आते हैं तो वही है कि अब स्पीड इसमें अब क्या हो गया, बढ़ रहा है बच्चा तो लेग लेंथ बढ़ेगी उसकी और लेग स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। स्ट्राइड फ्रिक्वेंसी उसकी डिग्री, क्यों लेग लेंथ लंबी हो गई तो जो 30 मीटर में वो पहले 35 स्टेप ले रहा था, हो सकता है अब 30 स्टेप्स ले। तो इसमें थोड़ा सा घबराना नहीं है, वो उसकी हाइट बढ़ रही है तो इसीलिए उसका ये फिनोमिना है और उसको सेट करना है हमने। इसमें भी जो इंडोरेंस है वो ज्यादा हमें स्ट्रेस नहीं करनी। हाँ, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मान लो पहले 1.5-2 घंटे कर रहा था, अब इसको 3 घंटे करिए,
तो वो इसमें भी डायरेक्ट मीन यूज नहीं करेंगे हम लोग। फ्लेक्सिबिलिटी में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, लेकिन वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोन्स बढ़ रही हैं, ऑसिफिकेशन हो रहा है, तो इसको फ्लेक्सिबिलिटी को हमें मेंटेन करने का जरूर है। ग्राउंड वर्क में तो काफ़ी फेवरेबल है, हम काफ़ी स्ट्रेच करते हैं उसको, यहाँ पर मेंटेन करके एम रहेगा मेंटेन करना। यहाँ जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ही इज साइकोलॉजिकली वेरी डिस्टर्ब्ड मैन। एक्सट्रीमली इरेगुलर होता है बिहेवियर में, क्योंकि वो चाइल्डहुड से अडल्टहुड में जा रहा है, मूछें दाढ़ी आने लग जाती हैं, वो बेचारा अंदर से बहुत घबराया हुआ है, एक किस्म का कॉन्ट्रडिक्शन स्टार्ट हो जाती हैं उसके कैरेक्टर में। जैसे एक किस्म से वो अथॉरिटी टॉलरेट नहीं करेगा, लेकिन ग्रुप फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है, ग्रुप के लिए, यारों दोस्तों के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन उसी टाइम में वो अथॉरिटीज किसी सीनियर की या पेरेंट्स की नहीं टॉलरेट करता है। तो उसको बड़ा संभल के, यहाँ पर कोच का बहुत बड़ा रोल होता है, उसको अपने आप को संभालना है कोच को, और आपने एक बार उसका इसमें दिल जीत लिया, वो सारी उम्र आपको ही मानेगा। तो साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब्ड है, इसको आप, क्योंकि हाइट बढ़ रही है, मैनली लुक आ रहा है, तो इसमें बड़ा केयरफुली उसको हैंडल करना पड़ेगा। और इसमें एक ध्यान रखना, जो लोअर कैटेगरी वाले को रिजेक्ट नहीं करना है, क्योंकि वो रीएडजस्टमेंट चाह रहा है। अभी कई प्लेयरों का ऐसा देखने को मिलेगा कि उनकी परफॉर्मेंस डाउन आ रही है, क्योंकि पहले 4 नंबर का जूता मैंने 5 नंबर का पहना है, तो उसको बॉडी में ही बड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है उसको अभी। तो उसको हमें वेट करना है, हमें सबको देना है कि उसको ये नहीं कि नहीं इसको नहीं आता, ऐसा नहीं। और यहाँ साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब तो है ही है, उसको बहुत सपोर्ट चाहिए। नेक्स्ट करते हैं अब द ईयर ऑफ टॉप परफॉर्मेंस। 16 से ऊपर हो जाता है जब बच्चा, तब क्या करना है उसको। इसमें अभी देखिए कि हमें पता लग गया अब इसमें क्या क्या कमी है, क्या क्या इसकी खासियत है। तो इस जिसकी जो भी ट्रेनिंग है हाईली इंडिविजुअलाइज्ड होगी, उसकी जो कमी है पूरी हाईली स्पेशलाइज्ड होगी। स्पेशलाइज मीन यूज करेंगे, अभी तक हम मना कर रहे थे कि स्पेशलाइज मीन यूज मत कर, जिम में मत ले जाइए। हाईली इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम, मतलब इंटेंसिव भी होगी, वॉल्यूम भी होगा। वॉल्यूम 2 घंटे था तो 3 घंटे करिए, 4 घंटे करिए। और इसको हाईली कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में भेजिए। यहां पर यह देखने की बात होती है कि जो अपर कैटेगरी जो टैलेंटेड बच्चे थे, उनको अब सीनियर्स के साथ खिलाना है, जो कि स्कीम नहीं क्लब ही दे पाती है एक्चुअली। ये यहाँ पर हम देखेंगे आपके दोनों कैप्टन छेत्री और बाचिंग, ये लकी थे कि इनको स्कूल के बाद ही एकदम से ही इनको क्लब्स ने अडॉप्ट कर लिया, इसीलिए अपने पोटेंशियल को पूरी तरह यूटिलाइज कर पाए। और ये हमारे यहाँ इंडिया में बहुत कम चांसेस होते हैं स्कूल से कोई सीधा क्लब में जाए, तो वो लॉस हो जाते हैं इन बिटवीन, क्योंकि वो हाई इंटेंसिटी टैलेंटेड है, लेकिन हाई इंटेंसिटी उनको ट्रेनिंग नहीं मिल रही है जो कि मिलने चाहिए, तभी इसकी इम्प्रूवमेंट होगी। नहीं तो इसमें इसके बाद उसकी इम्प्रूवमेंट होनी, कोई भी कोच है जब तक उसको हाईली उसको बीट करने वाला नहीं है। जैसे हम मिल्खा सिंह जी के बारे में बहुत मशहूर है कि मिल्खा सिंह जी इम्प्रूवमेंट का चांसेस था कि माखन सिंह उसके पीछे पड़े रहते थे, वो क्लोज एकदम रहते थे, तो वो डबल मेहनत करते थे, प्रैक्टिस करते थे। इनसे उसको एक मोटिवेशन मिलता है जब उसको दिखता है। अब जैसे बहुत अच्छा खिलाड़ी है, स्कूल से कॉलेज में गया, वहां भी वो अच्छा है, तो वो प्रैक्टिस उतनी नहीं करेगा। जब उसको लगता है कि तेरा नंबर आना मुश्किल है क्लब में, तब वो ज्यादा कंपटीशन करता है, उससे सुपीरियर है, तो उतना ही फास्ट रिफ्लेक्सेस उसके हो जाएंगे। तो इसमें हमने देखा कि हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करा इस सारे फिनोमिना को, और जितने भी हमने करा, एक्लामेटाइजेशन है, ग्राउंड वर्क है, ईयर ऑफ परफॉर्मेंस है, साइकोलॉजिकली बड़ा डिस्टर्ब रहता है, एडोलेसेंस स्पिरिट आता है उसमें, फिर टॉप परफॉर्मेंस भी हमने देनी है जो कि सीनियर के साथ करेगा। इसमें एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है कि हमेशा की जो चाइल्डहुड का जो एक्सपोजर है, दैट इज वेरी डिसाइसिव एंड एसेंशियल फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस। उसका पूरा जो अर्ली चाइल्डहुड है तब उसका पूरा मिलेगा। और यूरोप में रिसर्च हुई थी, उसने कहा जितने टॉप स्कोरर्स हैं यूरोप में सारे रूरल एरिया के हैं। बोला क्यों? रूरल में ही उनको ओपन स्पेस मिलता है, मतलब जो 5-6 साल का बच्चा दौड़ रहा है, भाग रहा है, कूद रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो
आगे फ्यूचर में उसके बहुत काम आता है, क्योंकि उसकी कैपिटलाइजेशन, उसकी फास्ट ट्विच फाइबर सब सेट हो गया है। तो उसमें उस जो बचपन में वो जितना एक्टिव है उतना ही उसको बेनिफिट मिलेगा जब वो सीनियर होता है। इसमें मेरे को एक याद आ रहा है, ट्रेन में हम लोग जा रहे थे तो एक रशियन मिल गया जो हिंदी में बात कर रहा था। हम बड़े हैरान हुए, लेकिन उसकी हिंदी ऐसी थी, कृपया करके मुझे अगले स्थान का पता बताएं, ऐसे ऐसे करके वो बोल रहा था। हमने कहा आप बड़ी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, क्या है? तो बोला मैं हिंदी का एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ रशिया में, रशियन की किसी यूनिवर्सिटी में, और उसने पीएचडी भी की हुई है हिंदी में। लेकिन उसकी हिंदी बोलना हमारे किसी भी एक जो इवन स्कूल का बच्चा है वो उससे अच्छी हिंदी बोलेगा। क्यों? क्योंकि उस बच्चे तो वो तो इंडिया में पैदा हुआ तो हिंदी तो जानता ही है वो, लेकिन रशिया जो वो तो सीखा है, वो भी कब सीखा है? जब बड़ा होके। बचपन में जो हिंदी सीखी है उसमें और जो पीएचडी करी हिंदी, दोनों में कितना फर्क है। तो हमारे यहाँ जब टीम फॉरेन के साथ खेलती है तो उनके यही होता है, जो रशियन का हिंदी पीएचडी हमारे हिंदी से मिलता है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, क्योंकि जो लर्निंग प्रोसेस हमने डिस्कस किया, अगर उसने 8 से 12 साल में टेक्निक पर नहीं करी तो नहीं होगा, वो कमी रह ही जाएगी उसकी। अगर 8 साल में उसने फ्री में नहीं घुमाया तो नहीं होगा। 16 साल के बाद उसको ईयर ऑफ टॉप परफॉर्मेंस देनी है तो देनी है उसको। वो हर स्टेज पे उसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला तो आगे उसकी परफॉर्मेंस कमी रहेगी, या जो इस मेथड से पूरी तरह निकल के आ रहा है उसके सामने वो कहाँ ठहर पाएगा। तो जैसे रशियन हिंदी बोल रहा है हमारे सामने, ऐसे ही हमारी जब फॉरेन कंट्रीज से हमारे बच्चे जब खेलते हैं तो वही होता है, जो डॉक्टर हिंदी में पीएचडी है जो हमारी हिंदी के, वो वही वैसा ही हमारा खेला जाता है। अब हम क्या करेंगे कि इंडियन सीन इसमें क्या बनता है। इंडियन सीन में क्या, हमारे यहाँ विलेजेस हैं, आप कहोगे जी 85% तो विलेज ही है। वहां पर स्पोर्ट्स के रिलेट नहीं है, वो लोग टैलेंट है वहां पे, लेकिन स्पोर्ट्स उनको पता ही नहीं है कि स्पोर्ट्स में भी कैरियर हो सकता है। और सिटीज में क्या है, यहाँ पर स्पेस नहीं है, वो बाहर नहीं आते हैं, वो एक्सपोजर अपने बच्चों को नहीं देते हैं। और देखिए मजे की बात, जितनी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की, सारी स्कीमें 12-14 के बाद की हैं, और वो भी 16-17 से खत्म हो जाती हैं। मतलब हमने कोई स्कीम ही नहीं बनाई जो 8 साल के बच्चे की हो। हमने कोई स्कीम ही नहीं बनाई जो 16 साल के बाद जो स्कूल से पास आउट हो जाता है, ईयर ऑफ टॉप परफॉर्मेंस दे सके। हमारे पास कोई स्कीम नहीं है। बस जो कोई लकीली कोई क्लब में चला गया बन गया, नहीं तो सब स्कूल से पास आउट होकर अच्छे कॉलेजों में फेड आउट हो जाते हैं। अब जब हमने ये जान लिया हमारी पूरा सीन कि पूरे दुनिया में फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, कैसे ट्रेनिंग होती है, कैसे होनी चाहिए, अब हमारा फ्यूचर एक्शन क्या होगा। जैसे आप लोगों के बहुत सवाल आए हैं कि सर हम इस मूवमेंट से जुड़ना चाहते हैं, हम क्या करें। अब वो टाइम आ गया जब हम सब एक पेज पर आ गए, हम सब की एक डायरेक्शन सिद्ध हो गई। अब हम लोग आपस में जोड़ने की बात करेंगे, उसको और डिटेल में हम आगे जाएंगे। ये एज ग्रुप तक हमने कहा, आगे हम एकेडमीज का भी डिस्कशन करेंगे, सीनियर्स की फिटनेस का भी डिस्कशन करेंगे, व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज स्ट्रेंथ, व्हाट इज एजिलिटी, और भी बहुत सारी चीज़ों को करेंगे। फिलहाल हम ऐसा करेंगे, नेक्स्ट उसमें हम लोग करेंगे, आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, हम करेंगे RA², रिकॉर्ड एनालिसिस एंड एडवाइस। आप अपने सिस्टम बनाएंगे कि आप जो ही हमने ये अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम डिस्कस किया है इसकी रिकॉर्ड मीन्स हर एक बच्चे का रिकॉर्ड होना चाहिए, फिर उसका क्वार्टरली या मंथली उसका एनालिसिस होना चाहिए, फिर उस पर हम आपस में मिलकर एडवाइस होंगे कि इसमें इतनी प्रोग्रेस है, इसमें इतनी नहीं है, इसका ये कारण हो सकता है, जिसमें हम सभी सेवाएं लेंगे, डाइटिशियन की भी, फिजियोथेरेपिस्ट, सब की सेवाएं हमारे पास सब हैं जो वॉलंटियर हैं और हमारे साथ जुड़ने को तैयार हैं। इसमें घबराने की बात नहीं है। लगता है बहुत बड़ा है पूरे इंडिया का, लेकिन मैं आपको शेयर करूं, फीफा भी 1904 में बना था, 7 मेंबर्स थे कंट्री खाली उसके फीफा के। कैन यू इमेजिन, सब फ्रांस में मीटिंग हुई थी पेरिस में,
1904 में सिर्फ 7 ही मेंबर थे। तो बड़े काम के लिए एक स्टेप तो लेना ही पड़ता है। और हम लोग, मुझे उम्मीद है जैसे आपसे रिस्पांस मिल रहे हैं, हम इसको फ्यूचर एक्शन में जो हमने अब तक पढ़ा है, जो हमने डिस्कस किया है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। हमने गवर्नमेंट की भी, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, कुछ हैं हमारे। हम जब सब इकट्ठे मिल जाएंगे, सोसाइटी मिल जाएगी, तो आई थिंक वी कैन डू। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।